वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम विटामिन चैप्टर के 3 इम्पॉर्टेंट विटामिन्स नियासिन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 या साइनोकोबाल अमीन के बारे में बात करेंगे। नियासिन जो विटामिन है वो निकोटिनिक एसिड के नाम से जाना जाता था पहले, और ये निकोटीन के डिफरेंट डेरिवेटिव्स को एक कॉमन नाम दिया गया है। और ये एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टल जैसे स्ट्रक्चर वाला, संरचना वाला सब्सटेंस है जो पानी में आराम से घुलता है और ऊष्मा के लिए, हीट के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीकरण हवा के कांटेक्ट में आने पर, और एल्कलीज या क्षार के प्रति काफ़ी स्थायी है, उसमें आसानी से नष्ट नहीं होता है। इसलिए कुकिंग के समय पे अगर देखा जाए तो नियासिन एक सबसे स्टेबल विटामिन माना जा सकता है। जैसा हमने पहले थायमीन, राइबोफ्लेविन डिस्कस किए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ग्रुप में, तो वो हीट में या अल्कली या एसिड की प्रेजेंस में तेज़ी से नष्ट हो जाते हैं, पर नियासिन उन सब के मुकाबले अधिक स्टेबल है, अधिक स्थायी है। जो बी ग्रुप के विटामिन्स हैं उनमें से ज़्यादातर विटामिन्स पे अगर आप ध्यान देंगे तो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है किसी न किसी को एंजाइम के रूप में काम करना। इनके ओरिजिनल जो फॉर्म है उससे एक कोएंजाइम बनेगा और वो कोएंजाइम बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस बॉडी के अंदर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोएंजाइम हमने पहले भी जैसे डिस्कस किया है। कोएंजाइम क्या है? कोएंजाइम एक बायोकैटलिस्ट या जैव उत्प्रेरक है जो किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया के होने के लिए, जो जैव रासायनिक प्रतिक्रिया या बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, यानी जो किसी जीवित प्राणी के अंदर होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस जो उसके शरीर के काम करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, वो बायोकेमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं। और उनको रेट को कंट्रोल करने वाला या उनके होने, वो रिएक्शन होगा या नहीं होगा ये निर्धारित करने वाले जो कैटलिस्ट हैं या उत्प्रेरक हैं, वो कोएंजाइम्स कहलाते हैं। जो किसी मुख्य कैटलिस्ट या मुख्य एंजाइम के सहयोगी होते हैं वो कोएंजाइम्स कहलाते हैं। तो निकोटीन से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोएंजाइम्स बनते हैं, NAD और NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये दोनों जो कोएंजाइम्स हैं ये करीब करीब 200 से ज़्यादा जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं जो किसी एंजाइम से कंट्रोल होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। और उसमें से भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म के लिए जो डिफरेंट साइकिल्स हैं, बायोकेमिकल साइकिल्स हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल। TCA साइकिल का फुल फॉर्म होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और ये ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक साइकिल है। उसमें जो दो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, अल्फा कीटोग्लूटारेट एक सब्सटेंस है जो सक्सिनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है, और दूसरा स्टेप है मेलेट से ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्जन। इनको हम डिटेल में मेटाबॉलिज्म के समय और डिस्कस करेंगे जब हम मेटाबॉलिज्म के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा कुछ स्टेप्स एक दूसरी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड ही साइकिल है, एक छोटा सा शंट कह सकते हैं कि जो दो मेजर रिएक्शंस के बीच में होने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, उसको हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट कहते हैं। उसका एक दूसरा नाम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी कहा जाता है। और इसके लिए ये दोनों कोएंजाइम्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इन साइकिल्स में या इन स्टेप्स में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा नियासिन जितने भी ऊर्जा प्रदान करने वाले न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड अल्कोहल, इनसे एनर्जी लिबरेट कराने के लिए इम्पॉर्टेंट है। यानी अगर आपकी डाइट में नियासिन नहीं होगा तो आप डाइट में किसी भी तरीके का भोजन अगर करेंगे तो शरीर को उससे एनर्जी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बॉडी उनको यूटिलाइज नहीं कर पाएगी।
अभी तक हमने जो बी कॉम्प्लेक्स के 3 विटामिन पढ़े हैं, ये थर्ड है। उसमें एक कॉमन चीज़ जो आप देखेंगे कि जितने भी एनर्जी प्रोवाइड करने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं उनके मेटाबॉलिज्म के लिए बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन्स बहुत ज़रूरी हैं, और इनकी कमी से शरीर में बहुत ज़्यादा नुकसान इसलिए हो सकता है क्योंकि जब एनर्जी ही नहीं प्रोवाइड होगी तो सेल्स को या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को या ओवरऑल पूरी बॉडी को जो जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल रही है, और उसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। और दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हमने देखा कि जो डीएनए और आरएनए हैं, जो न्यूक्लिक एसिड्स का निर्माण है, उसके लिए बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन्स बहुत ज़रूरी हैं। यानी अगर आपको अपने जेनेटिक मटेरियल को हेल्दी रखना है, अगर जो सेल्स हैं उनको हेल्दी रखना है, तो जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए और आरएनए जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सही रखने के लिए डाइट में बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन्स होना बहुत ज़रूरी है। और नियासिन भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डीएनए और आरएनए के निर्माण में। जो नियासिन की कमी है उस या जो बीमारी उससे होती है उसका नाम पेलाग्रा है, और ये पहले काफ़ी कुछ ऐसे इलाकों में देखी गई थी जहाँ पे मक्के का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहाँ पे नियासिन डाइट में इतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है। और इसके जो 3 क्लासिक सिम्टम्स हैं, जो नियासिन के मेजर सिम्टम्स हैं, उनको 3D के नाम से जाना जाता है, जिसको डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिप्रेशन कहते हैं। और अगर इसका इलाज समय पे नहीं हो तो ये चौथे डी तक ले जा सकता है, जिसे हम डेथ कहते हैं। यानी पेलाग्रा कैन बी फटाल फॉर अ पर्सन, इट कैन लीड टू डेथ। और जो शुरुआती जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादातर बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन्स में आप देखेंगे, क्योंकि वो एनर्जी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हैं, ऊर्जा के उपयोग से संबंधित है। तो जब भी बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन्स में से कमी होगी किसी की, तो भूख नहीं लगना, थकान, पाचन तंत्र में थोड़ी परेशानी और ऊर्जा कम होने की वजह से ब्रेन और नर्वस सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर पाता। उसके कारण भावनात्मक असंतुलन, इमोशनल अनस्टेबिलिटी होगी, जिसमें घबराहट, चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आना, ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। स्किन में जो दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं वो आप ये देखेंगे, जो जिन हिस्सों पे सूरज की रोशनी पड़ती है पेलाग्रा के टाइम पे, उनमें बहुत ही ज़्यादा डेड स्किन, हाइपर केराटोटिक और हाइपर पिगमेंटेड, बहुत ज़्यादा कालापन और बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाती है। और स्पेशली ये नेक के आसपास के एरिया में, हम यहाँ देख रहे हैं कुछ क्लासिक पिक्चर्स हैं पेलाग्रा की, इस एरिया में ज़्यादातर ये इसलिए देखने को मिलता है शायद क्योंकि ये हिस्सा सबसे ज़्यादा धूप के कांटेक्ट में आता है, और ये इसका एक क्लासिक फीचर है जिसे कैसल्स नेकलेस कहा जाता था। उसके बाद जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें हर हिस्से में इन्फ्लेमेशन, क्योंकि जो श्लेष्मा है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो परत अंदर की जो चिपचिपा पदार्थ, एक स्टिकी सब्सटेंस बनाती है, हमारे मुंह से लेकर के और हमारी आंतों तक अंदर एक लाइनिंग होती है जो म्यूकस सेक्रीट करती है। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि ये खाने को निगलने में और जो दीवारें हैं पूरे पाचन तंत्र की, जो फूड पाइप की दीवारें हैं, उन सब पे फ्रिक्शन या रगड़ लगने से होने वाले घावों को बचाने में, इन्फेक्शन से बचाने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें घाव, सूजन, जलन, ऐसी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से पूरा जीभ से लेकर के और आपकी पूरी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसमें हर जगह पे इन्फ्लेमेशन, घाव, सूजन, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और इसी की वजह से, इन घावों की वजह से खून निकल सकता है, रक्तस्राव हो सकता है, जो कि स्टूल्स के या मल के साथ बाहर निकलता है, और इसलिए जो डायरिया होता है या अतिसार होता है उसमें साथ में खून भी या रक्त भी बाहर निकलता है। न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस, तंत्रिका तंत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहली बात, नींद की कमी, डिसोरिएंटेशन। डिसोरिएंटेशन से मतलब है कि आप
एकाग्रचित्त होकर काम नहीं कर सकते, आपका किसी एक चीज़ में दिमाग नहीं लगेगा। हेलुसिनेशन, आपको कुछ अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। डेलिरियम मतलब ब्रेन में इस तरह के चेंजेस आना जिससे व्यक्ति को मेंटल कंफ्यूजन ज़्यादा हो। पेरिफेरल नर्व्स मतलब जो आपके शरीर में बाहर की तरफ वाली तंत्रिकाएं हैं, जैसे उंगलियों पे, टोस पे, पैरों की जो उंगलियां हैं उनमें उस तरफ जो नर्व्स हैं उन पे बहुत इफेक्ट आता है, और वहाँ से जो संवेदी उद्दीपन चलते हैं जो ब्रेन तक जाते हैं मैसेज देने के लिए, जो स्टिमुलस हैं जो हमको फील कराते हैं, हमको ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, इस तरीके की जो भी संवेदी तंत्र में मैसेजेस भेजे जाते हैं ब्रेन तक, उन सब में अफेक्ट पड़ने लगता है, उनकी स्पीड कम हो जाएगी। इन कोऑर्डिनेशन जो आपका सामंजस्य बैठना चाहिए ब्रेन का और दूसरे बॉडी पार्ट्स का, उसमें फ़र्क आने लगता है, और कभी कभी हाथ पैर कांपने जैसी परेशानियां, ट्रमर्स मतलब हाथ पैर हिलेंगे तेजी से, उन पे कंट्रोल नहीं रह पाएगा, और डिप्रेशन में जा सकता है व्यक्ति। जब जैसे जैसे बीमारी की सिवियरिटी बढ़ती है वैसे वैसे ये ब्रेन पे बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है। पेलाग्राम एक बहुत ही ऐसी डिजीज़ रही है जो कुछ लिमिटेड एरियाज़ में देखी गई थी, और बहुत समय तक ये नहीं समझा जा सका था कि इसका कारण क्या है। बहुत सारे अनुमान लगाए गए थे, लेकिन अंत में कुछ एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ये पता लग पाया कि एक अलग तरीके का पदार्थ है, एक विटामिन है जिसका नाम नियासिन है, जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा डाइट में अगर अच्छा प्रोटीन हो, ट्रिप्टोफैन जो अमीनो एसिड होता है वो नियासिन में बदल जाता है। अगर हम अपने आहार में 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन ले रहे हैं तो वो 1 मिलीग्राम नियासिन बना लेता है शरीर के अंदर। और इसके जो अच्छे सोर्सेस हैं भोजन में, जो होल सीरियल्स है, मोटा अनाज, पूरा छिलके वाली दालें, चोकर वाला आटा, वो सब। इसके अलावा नट्स, जितने सूखे मेवे हैं उसमें भी मूंगफली में काफ़ी अच्छी मात्रा में नियासिन होता है, मीट में काफ़ी अच्छी मात्रा में नियासिन मिल जाता है। मिल्क में खुद में नियासिन नहीं होता, लेकिन प्रोटीन रिच होने के कारण उसमें ट्रिप्टोफैन का अच्छा सोर्स है, और इसलिए वो नियासिन की कमी के समय दूध देने से भी उस पर प्रभाव पड़ता है। ये नियासिन की नई गाइडलाइंस हैं, आरडीएज हैं कि हमें एक दिन में कितना नियासिन चाहिए। उसमें पुरुष, महिला, सेडेंट्री मतलब कम क्रियाशील, मॉडरेट मतलब मध्यम क्रियाशील, हैवी मतलब अधिक क्रियाशील, और उनको 14, 18 और 23 मिलीग्राम नियासिन प्रतिदिन चाहिए। इसके अलावा महिलाओं में 11, 14 और 18 मिलीग्राम प्रतिदिन नियासिन चाहिए। जितने बी ग्रुप के विटामिन हैं, क्योंकि ये ऊर्जा के चयापचय या मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हैं, तो इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो पर 1000 कैलोरी के हिसाब से देखी जाती है, और उसी तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। महिलाओं को प्रेगनेंसी में 2.5 मिलीग्राम नियासिन प्रतिदिन एक्स्ट्रा चाहिए, और धात्री अवस्था या लैक्टेशन फेज में 5 मिलीग्राम नियासिन प्रतिदिन एक्स्ट्रा चाहिए। इसी प्रकार से छोटे बच्चों के लिए जो माँ के दूध पे निर्भर करते हैं उन्हें अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आवश्यकता मदर्स मिल्क से पूरी हो सकती है यदि माँ के आहार में नियासिन की कमी नहीं रही है। और उससे बड़े बच्चे जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या पूरक आहार पर निर्भर करने लगते हैं उनको 5 मिलीग्राम नियासिन प्रतिदिन चाहिए। इसके बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट विटामिन है, हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ों पे अभी भी स्टडीज़ चल रही हैं और बहुत सारे मैकेनिज्म अभी नहीं समझे जा सके हैं, फिर भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट विटामिन है, और स्पेशली प्रेगनेंसी के समय इसकी टैबलेट्स ज़रूर जो प्रेग्नेंट वेमेन है उसको खिलाई जाती है। उसके कारण क्या है वो अभी हम जब इनके फंक्शंस को समझेंगे तो हमें पता चलेगा। फॉलिक जो एसिड है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है टीरोग्लूटामिक एसिड, टिरोइल ग्लूटामिक एसिड। और ये जो टर्म है ये मिशेल ने दी थी 1941 में, मिशेल और उनके साथियों ने दी थी 1941 में। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं फॉलिक एसिड के, उसमें
जो कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन, हमने सबसे पहला विटामिन जो पढ़ा था विटामिन ए, उसमें हमने पढ़ा था कोशिका विभेदन, सेल डिफरेंशिएशन। और यहाँ हम बात कर रहे हैं सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन की। सेल्स की संख्या बढ़ना, सेल्स का नंबर बढ़ना। तो जिस वक्त ग्रोथ का पीरियड होता है, बच्चे के शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं, जब ग्रोथ हो रही है तो सेल्स का नंबर भी बढ़ता है, सेल्स की साइज भी बढ़ती है और वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड भी होती जाती हैं, तब जाकर के एक पूरा नॉर्मल डेवलपमेंट हो पाता है। तो फॉलिक एसिड की कमी से सामान्य जो वृद्धि और विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि सेल डिवीजन पे फर्क आने लगता है। इसके अलावा फॉलिक एसिड भी एक कोएंजाइम के रूप में काम करता है, जिसका नाम होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट। फॉलिक एसिड के साथ विटामिन B12 अगर मौजूद है तो ये हेल्प करता है अमाइनो एसिड्स को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करने में, जैसे होमोसिस्टीन से मिथ्योनिन, इथेनॉल अमीन से कोलिन, यूरासिल से थाइमीन। ट्रांस मिथाइलेशन मतलब मिथाइल ग्रुप मतलब होता है CH3। एक एलिमेंट या एक कंपाउंड से मिथाइल ग्रुप को दूसरे कंपाउंड में शिफ्ट करके उनको कन्वर्ट करना, उनसे दो नए तरह के कंपाउंड्स क्रिएट करना ट्रांसमिथाइलेशन कहलाता है। अमीनो एसिड्स में जो फिनाइल एलानीन अमीनो एसिड है उसको टायरोसिन में बदलने का काम फॉलिक एसिड के बिना नहीं हो सकता। हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम ग्रुप है, जो आयरन का ज्वाइन करता है आयरन ग्लोबिन के साथ, वो जो एक सब ग्रुप बनता है हीमोग्लोबिन के अंदर, उसके लिए फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। यानी फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी अगर होगी तो हीमोग्लोबिन सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। उसके अलावा जब न्यूक्लिक एसिड्स के निर्माण की बात आती है, DNA और RNA, तो उनमें कुछ न्यूक्लिक बेसिस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। वो प्यूरिन और पिरामिडीन दो प्रकार के होते हैं। ये उन प्यूरिन और पिरामिडीन के जो आधार समूह हैं या बेसिस हैं, उनके फॉर्मेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भारतीय आहार है, भारतीय भोजन है, उसमें जो कुल फॉलिक एसिड डाइट से लिया जाता है उसका लगभग 1/3 ही शरीर में काम आ पाता है। और जो अच्छे सोर्सेज हैं फॉलिक एसिड के, उसमें हरी पत्ते वाली सब्जियां, नॉनवेज फूड में जो कलेजी या यकृत या लिवर जो होता है वो, उसमें बहुत अच्छे स्टोर्स होते हैं। इसके अलावा दालें, ये काफ़ी अच्छे सोर्स हैं फॉलिक एसिड के। फॉलिक एसिड की कमी से, क्योंकि ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, और स्पेशली अगर मदर में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी रही है, क्योंकि यहाँ पे हम जो एक ये पिक्चर आप यहाँ देख रहे हैं, क्या होता है फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से जो न्यूरल ट्यूब बनती है, न्यूरल ट्यूब क्या होती है, अगर आप ये थोड़ा सा याद करें कि जब भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है, तो वो एक सिंगल सेल है, उससे कई कोशिकाएं बनती हैं, फिर वो धीरे धीरे 3 परतों में डिवाइड हो जाता है। वो पूरा जो सेल्स का समूह बनता है उसकी 3 लेयर्स बनती हैं। तो जो सबसे बीच वाली लेयर है उसका काम होता है न्यूरल ट्यूब डेवलप करना, और उस न्यूरल ट्यूब से फिर हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये सारा डेवलप होता है। फॉलिक एसिड की कमी से ये न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट आ जाते हैं। बच्चे में या तो एनेंसेफेली हो सकती है, मतलब ब्रेन ही नहीं डेवलप होगा, और जो दूसरी कंडीशन जो आप यहाँ देख रहे हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड बनता है उसमें जो एंडिंग होती है स्पाइनल कॉर्ड की, ये प्रेगनेंसी के बहुत ही अर्ली स्टेज में बंद हो जानी चाहिए। और अगर मदर में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो ये एंड बंद नहीं हो पाता, यहाँ पे फ्लूइड भरा रह जाता है, और ये एक खराब स्थिति है, क्योंकि ये बच्चे के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो जाती है। इसको स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। और ये इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब तक मदर को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, ऑलरेडी प्रेगनेंसी को 1.5 से 2 महीने के ऊपर समय निकल चुका होता है, और तब तक ये न्यूरल ट्यूब बंद होने का टाइम निकल गया होता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बात कि जो भी
रिप्रोडक्टिव एज में आने वाली महिलाएं हैं, उनके डाइट पे बहुत पहले से ध्यान देने की ज़रूरत है कि कुछ भी इस तरीके के प्रॉब्लम बच्चे के साथ नहीं हो। इसके अलावा कई बार अचानक से मिसकैरेजेस हो जाना, बार बार जो कंसीव किया है बेबी वो लंबे समय तक नहीं ठहर पाता है, तो मिसकैरेजेस हो जाना या अबॉर्शंस हो जाना ये फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से हो सकता है। और दूसरी जो चीज़ इसमें देखने को मिलती है वो है मैक्रोसाइटिक अनीमिया। मैक्रोसाइटिक अनीमिया का क्या मतलब है कि जो सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और उनका रंग हल्का हो जाता है। जो नेचुरल रेड कलर है हमारे रेड ब्लड का, उससे कम दिखाई देता है इसमें, कलर रेडनेस कम दिखाई देती है। और सेल का साइज बड़ा होने से हीमोग्लोबिन को इसके साथ अटैच होने में प्रॉब्लम आती है, जो कि ऑक्सीजन सप्लाई के लिए बहुत ही हार्मफुल है। ये फॉलिक एसिड की जो आरडीएज हैं मेन और वुमेन सब के लिए, मेन के लिए 300 माइक्रोग्राम्स, वुमेन के लिए 220 माइक्रोग्राम्स, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको एडिशनल चाहिए होता है थोड़ा सा, तो 570 माइक्रोग्राम्स, और जो लैक्टेटिंग स्टेज है उसमें 330 माइक्रोग्राम पर डे फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो तीसरा विटामिन है इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ विटामिन B12 या साइनोकोबालामीन। ये नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें साइनाइड और कोबाल्ट दोनों के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसको सबसे पहले लिवर से ढूंढा गया था, अलग जब आइसोलेट किया गया था, जब प्योर फॉर्म में निकाला गया तो लिवर से निकाला गया, और ये रेड कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड था, और इसका ये कलर भी इसी वजह से है कि उसमें कोबाल्ट मौजूद है। और इसके जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनमें ये भी एक कोएंजाइम की तरह काम करता है, जिसमें जो कोएंजाइम होमोसिस्टीन को मिथ्योनिन में यानी अमाइनो एसिड्स के इंटरचेंज करने में मदद करता है। इसके अलावा जो हमारा तंत्रिका तंत्र है या नर्वस सिस्टम है, उसके चारों ओर एक परत होती है, माइलिन शीथ होती है, जिसमें फैट भी यूज़ किया जाता है। ये माइलिन शीथ नर्व्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो ये माइलिन शीथ धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है। अगर फॉलिक एसिड की भी डेफिशिएंसी है और B12 की भी डेफिशिएंसी है तो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया देखने को मिलता है। और इसमें मेजर बात क्या है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद रह सकता है, जबकि एक सामान्य जो रेड ब्लड सेल है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता और उसकी लाइफ 120 दिन की होती है, मगर यहाँ पे इसकी लाइफ 60 दिन तक ही रह जाती है, और इस कंडीशन को मेगालोब्लास्टिक अनीमिया बोलते हैं। इसके अलावा जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है वो भी डीएनए के निर्माण को प्रभावित करती है, डीएनए सिंथेसिस को प्रभावित करती है, और कोशिका विभाजन और कोशिकाओं की परिपक्वता, उनके मैच्योरेशन पे भी प्रभाव डालती है। यानी बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बी ग्रुप के सारे विटामिन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो सोर्सेज हैं, बैक्टीरिया विटामिन B12 बना सकता है, और उसके अलावा केवल मांसाहारी भोजन में ये मिलता है। फिर भी इंडिया में B12 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। इसका एक कारण है कि हमारे यहाँ फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा है, और दही का काफ़ी इस्तेमाल होता रहा है, और उसमें बैक्टीरिया होने की वजह से B12 की कमी वहाँ से पूरी हो जाती है। और जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी दही से खमीर उठा कर के ही उसमें ग्रोथ उसकी होने के बाद ही, क्योंकि फर्मेंटेशन होता है तो उसमें बैक्टीरिया का नंबर बढ़ जाता है, तो वहाँ से विटामिन B12 की कमी पूरी हो जाती है। जो अलग अलग तरह के अनीमिया हैं इसमें भी अभी एक दो प्रकार आगे आपको पढ़ने को मिलेंगे, बट जो हम नॉर्मल एक चीज़ समझते हैं कि अगर आयरन की कमी होगी तो अनीमिया होगा, वो एक आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया अलग है। लेकिन उसके अलावा B12 फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया देखने को मिलता है। जो नॉर्मल आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है उसमें रेड ब्लड सेल्स का कलर हल्का हो जाता है और आकार छोटा हो जाता है, जबकि इन दोनों कंडीशंस में
यूजुअली जो शेप और साइज़ है आरबीसी की, रेड ब्लड सेल की, वो नॉर्मल से बड़ी है और इसलिए उसमें हीमोग्लोबिन उतनी संख्या में मौजूद रहता है जितना चाहिए। फिर भी क्योंकि उसका लाइफ स्पैन रिड्यूस हो जाता है, जीवन काल कम हो जाता है, तो वो समस्या होती है उसकी वजह से। और जो ज़्यादा आसानी से इन बीमारियों की चपेट में आने वाले लोग हैं जिनमें ये कमियां ज़्यादा देखने को मिलती हैं, वो है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। और जो B12 की डेफिशिएंसी है वो जनरली वेजिटेरियंस में, जो दूध भी नहीं लेना पसंद करते, उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है और प्रेग्नेंट वुमेन में मिलती है। इसके अलावा फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी छोटे बच्चों में, प्रेग्नेंट महिलाओं में और बुजुर्ग लोगों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये इसकी दैनिक प्रस्तावित मात्रा है B12 की, और ये माइक्रोग्राम्स में ही चाहिए। और आप देख सकते हैं कि कितनी कम क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन उसके बावजूद इसके नहीं होने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब बी ग्रुप के जो विटामिन्स बचे हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।